नमस्कार, डीए न्यूज़ प्लस पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ के कांकेर संसदीय सीट के 4 जो मतदान केंद्र हैं वहां पर चुनाव आयोग ने दोबारा मतगणना की मंजूरी दी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर ने चुनाव आयोग से 4 मतदान केंद्रों में ईवीएम की गड़बड़ी का मामला उठाया था, आशंका जाहिर की थी ये कहा जाए, और दोबारा मतगणना करने की मांग की थी। इन मतदान केंद्रों में दोबारा मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर की याचिका स्वीकार कर ली है। लेकिन अब देखिए, इसके बाद मतगणना की पुनर्मतगणना जो भी कहा जाए उसकी तारीख कब तय होती है और कब ये मतगणना होती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने कांकेर लोकसभा सीट के बालोद, गुंडरदेही, सिहावा के 4 मतदान केंद्रों के ईवीएम की दोबारा मतगणना कराने की बात कही है। कांकेर से कांग्रेस के प्रत्याशी बीरेश ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत चुनाव आयोग में शिकायत की थी। उन्होंने जांच के लिए आयोग को लेटर भी लिखा था। इसके बाद चुनाव आयोग ने उनके पत्र और याचिका को मंजूर कर लिया। ऐसे में अब कांकेर लोकसभा के 3 विधानसभा क्षेत्र बालोद, गुंडरदेही और सिहावा के कुल 4 मतदान केंद्रों में दोबारा मतगणना कराने की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ईवीएम पर शक है तो दोबारा जांच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आवेदन स्वीकारते ही चुनाव आयोग भी पुनर्गणना के लिए तैयार। पुनर्गणना की तारीखों का ऐलान जल्द करेगी चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट का 1 जून का आदेश था कि अगर आपको किसी ईवीएम मशीन में शक है तो आप उसका पुनर्जांच करवा सकते हैं। उसके तहत मैंने 10 जून को आवेदन किया था। उस आवेदन को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस बात के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन अभी उनका तारीख आया नहीं है। जैसे तारीख आता है उस दिन उसकी पुनः मतगणना होगी। ईवीएम की जांच को लेकर कांग्रेस ने कहा कि मतगणना के समय रीकाउंटिंग करने की मांग की गई थी। इसे लेकर हाईकोर्ट में भी कांग्रेस गई और आखिरकार सफल भी हुए। कांग्रेस इस पर पूरी तरीके से आश्वस्त है कि ईवीएम की जांच के बाद फैसला उनके पक्ष में आएगा। कांकेर लोकसभा में बहुत ही कम मतों के अंतर से फैसला हुआ। हम लोगों ने रिकाउंटिंग की भी बात की। पोस्टल बैलेट 1800 रिजेक्ट हुए और 1600 वोट से फैसला हुआ। कई बूथ की ईवीएम की काउंटिंग नहीं हुई। इन सारी बातों को लेकर कांग्रेस ने आवाज उठाई, प्रत्याशी ने शिकायत की और अब 4 बूथ में काउंटिंग होने जा रही है। वैसे पूरे लोकसभा की काउंटिंग होना चाहिए। हार के मंथन के बजाय कांग्रेस हसीन ख्वाब में डूबी हुई है। प्रचंड बहुमत से चुनी कांग्रेस सरकार को जनता ने क्यों हटाया? कांग्रेस की विश्वसनीयता में संदिग्ध। ईवीएम के ख्वाब के बजाय जनता के बीच जाकर काम करे तो ज्यादा अच्छा होगा। बड़े हसीन ख्वाब कांग्रेस लगातार देखती है। जब मंथन का समय है, उनको समझना चाहिए कि 5 साल पहले प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को क्यों छत्तीसगढ़ की जनता ने हटा दिया। अगर जनता अपने हित के लिए सरकार बनाती है, आप लगातार भ्रष्टाचार करोगे, जनता के पैसे लूटोगे, जनता के हक की चीज़ें नहीं दोगे तो हटा देगी। उस पर मंथन करने के बजाय कांग्रेस फिर हसीन ख्वाब देखती है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी। लोकसभा चुनाव में 10-1 की स्थिति है, मतलब जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। फिर एक नया ख्वाब देख रहे हैं कांग्रेस कि ईवीएम की जो ईवीएम के बारे में जो फैसला आया है वो उनके पक्ष में जाएगा। कांकेर की इन 3 विधानसभा क्षेत्रों के 4 बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत कांग्रेस प्रत्याशी ने मतगणना वाले दिन भी की थी। इस वजह से मतगणना के दौरान रिकाउंटिंग भी कराई गई थी। इसके बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर बीजेपी के भोजराज नाग से 1884 वोटों से हार गए थे। ऐसे में अब फिर कांग्रेस प्रत्याशी ने शिकायत की और रिकाउंटिंग की मंजूरी मिल गई है। अब देखना यह होगा कि दोबारा गिनती कब होती है और उस गिनती में किसकी जीत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीए न्यूज़ प्लस, रायपुर। तो ये चर्चा शुरू करने से पहले मैं अपने मेहमानों से एक अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि मसला चूँकि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, निर्वाचन आयोग का मसला है, तो मैं ये चाहूँगा, आप लोगों से अपेक्षा करूँगा, बल्कि निवेदन करूँगा
कि आप लोग भाषाई मर्यादा और कुछ ऐसे मानक हैं उन्हें बनाए रखें, उन्हें बचाए रखें। हालांकि आप लोग हमेशा यही करते हैं, आप लोग हमेशा यही करते हैं। कहने का मतलब है कि आप लोगों ने हर मानकों को कहीं ना कहीं एक नए तरीके से स्थापित किया है, उसका पालन किया है, और हमेशा आपकी जो भाषा रही है वो विनम्र ही रही है और तर्कसंगत रही है। तो आपसे यही अनुरोध है कि कृपया भाषा की मर्यादा बनाए रखें, भाषाई मर्यादा बनाए रखें। हालांकि आप सभी करते हैं ये सब। तो मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवा दूं इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले। जसविंदर सिंह बग्गा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जसविंदर जी, आपका स्वागत है। अजय गंगवानी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें बहुत कुछ समझाएंगे कि आखिर ये जो बातें हो रही हैं, इन बातों का अर्थ क्या है। हालांकि उन बातों का हम कोई अर्थ भी नहीं निकालना चाहते। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो तो सीधे सीधे ऐसा एक आदेश है जिसका कि सभी को पालन करना है। ठीक है, मैं चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं, ज़्यादा सवाल नहीं करूंगा। अजय जी, बस वही एक बात आपसे पूछूंगा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, हसीन ख्वाब। देखिए संजय जी, महत्वपूर्ण है कि देश के लोकतंत्र में देश के संविधान ये स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो। किसी भी पार्टी का अगर कोई भी प्रत्याशी अगर अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 1 जून का जो निर्णय आया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर किसी को शंका है तो अगर वो चुनाव आयोग में चाहे तो उसकी निर्धारित राशि दर्ज करके उसकी जांच करा सकता है। अब देखिए, हमारे वीरेश ठाकुर जो बहुत वहां पे लोकप्रिय प्रत्याशी थे, इसके बाद ये मात्र 6000 वोट से हारे संजय जी। इस पर लगातार जिस प्रकार से देखिए 3 से 4 जो प्रमुख बिंदु है जिसपे जो शंका उठती है। पहली बात, कलेक्टर से लगातार निर्देश देने के बाद भी जो पोस्टल बैलेट जिसकी संख्या लगभग 1800 थी उसको कैंसिल किया गया। पहली बात, पूरे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में लगातार पुनर्गणना के बाद भी सबसे आखिरी में जो है कांकेर लोकसभा का रिजल्ट घोषित किया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, 16वें राउंड के बाद संजय भैया 2 घंटे तक मतगणना को कोई अपडेट नहीं आता। अचानक घोषणा की जाती कि भैया 1880 वोट से जीत गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो फॉर्म नंबर 17A बनाया जाता है, जो पार्टी का एजेंट बैठता है, उसमें जो ईवीएम की 4 मशीनें, उसका जो नंबर दर्ज किया गया और काउंटिंग के समय जो ईवीएम की मशीनें थी उसके नंबर में सीधा फर्क है। तो ये स्पष्ट है, आज ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनके वरिष्ठ सांसद GLV नरसिम्हा राव 300 पन्ने की किताब लिखते हैं, डेमोक्रेसी एट रिस्क, आज ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आगे इस बात का लगातार विरोध करते रहे कि ईवीएम द्वारा चुनाव के बैलेट पेपर होने चाहिए। आज संजय भैया, न केवल देश में, आज फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, जितने विकसित देश है जो भारत से टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, उसके बाद भी आज जो चुनाव हो रहा है वो बैलेट पेपर के माध्यम से। महत्वपूर्ण बात मतलब गंगवानी जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ईवीएम से जो मतदान हुआ है, आप जो सवाल उठा रहे हैं, मतलब ईवीएम से जो भी मतदान हुआ है, वो जो भी परिणाम आया है, क्या वो आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है? इसी वजह से दो चीजें स्पष्ट है। नहीं, देखिए दो अलग चीजों को जोड़ा संजय भैया। देखिए, मैं 4 चीजें कर रहा हूँ। ये सिर्फ कांकेर का मामला नहीं है। आप जो मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट है, जहां 1 वोट से प्रत्याशी जो है इंडिया गठबंधन का आगे था, आखिरी में जो मंगेश पंडलीकर जो वहां के प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, राविंद्र राजकर, उसके रिश्तेदार का जो मोबाइल है वो सीधा ईवीएम से कनेक्ट होता है। आज वो कहा गया कि भैया OTP दर्ज की जा रही है, न केवल मुंबई उत्तर पश्चिम में। आज खुद चुनाव ने स्वीकार किया कि देश के 8 लोकसभा क्षेत्रों में शिकायत दर्ज की गई है। आज जो एलन मस्क जो सबसे स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, उनका ठीक है। बग्गा जी आप सुन रहे होंगे गंगवानी जी को, सीधे जवाब दे लीजिए। संजय जी, खूब सारा नमस्कार आपको। आपके चैनल में पहली बार बैठना हुआ है। जी, स्वागत सर। आपके विद्वान पैनलिस्ट को भी नमस्कार करता हूं, आपके समाज दर्शकों को नमस्कार करता हूं और कांग्रेस को बधाई देता हूं कि जिस ईवीएम की लानत मनानत करते वर्षों वर्ष उन्होंने गुजार दिए, जिस केंद्रीय निर्वाचन आयोग के विरोध में लगातार बात करते करते उनका पूरा समय कटता है साहब, उस केंद्रीय निर्वाचन आयोग के 1 जून के फैसले को लेकर इतने उत्साहित दिख रहे हैं कांग्रेस के मित्रगण, प्रवक्ता भी और पूरी कांग्रेस टीम भी। और मुझे लगता है ये बधाई का समय है कि जब कांग्रेस को पहली बार लग रहा है कि ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में उनके लिए कुछ चांस बनती है। कैसे 44 सीट वाली कांग्रेस 52 और आज 99 सीटों पर आ जाती है। बधाई तो बनती है कि कांग्रेस ने ईवीएम के परिणाम को स्वीकारा है
और कांग्रेस आज केंद्रीय निर्वाचन आयोग के इस निर्देश को भी स्वीकार के अपने आप को उत्साहित महसूस कर रही है। इसलिए इस बात की भी बधाई मैं कांग्रेस को देता हूं कि उन्होंने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भी निष्पक्ष होने का सर्टिफिकेट तो आज दे दिया है। दूसरा विषय क्या है बहुत महत्वपूर्ण इसमें कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने निर्देश क्या दिया है। पहली बार ऐसी एक प्रक्रिया केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बनाई थी कि अगर ऐसा कोई प्रत्याशी जो दूसरे क्रमांक में रहता है, हारने वाला प्रत्याशी, अगर इस बात की शिकायत करता है ईवीएम को लेके, तो उन्हें एक निर्धारित फीस के साथ ईवीएम को चेक करने की अनुमति दी जा सकती है। और ये जो 4 ईवीएम, 3 अलग अलग विधानसभा की 4 ईवीएम कांकेर लोकसभा की, जिसके लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है, कहीं पर भी पुनर्गणना शब्द का इस्तेमाल नहीं है साहब, सिर्फ उस ईवीएम की मेमोरी और कंट्रोल यूनिट को चेक करना है। तो इससे बहुत बड़ा उत्साह का कोई कारण मुझे कांग्रेस की तरफ से जो हो रहा है वो समझ में तो आता नहीं। टेक्निकली कोई चीज समझ में नहीं आती है। लेकिन दूसरी चीज बड़ी साफ जो मुझे दिखती है, जिन बातों को सर बग्गा जी थोड़ा बताइएगा ईवीएम को चेक, क्योंकि मैं भी आपसे समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हो सकता है मुझसे भी कहीं गलती हो रही हो। ईवीएम को चेक करने का मतलब क्या है? उसमें जो मत पड़े हैं वो चेक करने हैं कि वो चेक नहीं करने हैं? मतों की गिनती नहीं होगी ये स्पष्ट है, मतों की पुनर्गणना नहीं होगी यह भी स्पष्ट है। सिर्फ यह चेक किया जाएगा कि उस ईवीएम में कांग्रेस के प्रत्याशी ने जिस प्रकार ईवीएम के खराब होने की और ईवीएम को मैनिपुलेट करने का जो उन्होंने वहां पर शिकायत की है, उसकी जांच गलत बोल रहा है, मैं जवाब देना चाह रहा हूं। अजय जी जी आप बोलिए, मैं डिस्टर्ब आप पहले बग्गा जी पहले आप बोलिए, सर बोलिए आप समझाइएगा मुझे, मैं अपनी बात को कह रहा हूं। जी हाँ बिल्कुल। मुझे जो समझ में आया है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने उस ईवीएम की मेमोरी को और कंट्रोल यूनिट को ही चेक करने के निर्देश दिए हैं। और ऐसे अलग अलग देश के 8 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में ये निर्देश गए हुए हैं। ये तो बहुत प्रसन्नता का विषय मुझे अब तक समझ में नहीं आया है कि कांग्रेस क्यों प्रसन्न है। लेकिन मैं संतुष्ट हूं कि वह कांग्रेस जो ईवीएम और केंद्रीय निर्वाचन आयोग की लानत मलानत करके पूरा चुनाव लड़ती रही है, इन्होंने कभी ईवीएम के निर्णयों को स्वीकारा नहीं। चाहे हिमाचल में जीतते रहे, तेलंगाना में जीतते रहे, कर्नाटक में जीतते रहे, उसके बावजूद इन्होंने ईवीएम के निर्णयों को स्वीकारने में असहमति दिखाई, लगातार ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाए थे। ऐसी कांग्रेस भी अगर आज कहीं इस प्रकार के निर्णयों से सहमत दिखती है तो ये लोकतंत्र की जीत है साहब कि आज कांग्रेस की नजरों में संविधान भी जिंदाबाद हो गया है और केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी जिंदाबाद हो गया। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा गंगवानी जी, आप बताइएगा। उचित जी पहले आपसे मैं समझ लूं, ये जो बग्गा जी जो कह रहे हैं एक बात कह रहे हैं, गंगवानी जी जो कह रहे हैं दूसरी बात कह रहे हैं, दोनों बातें थोड़ा सा दोनों अलग अलग तरीके से समझाइएगा। क्योंकि बग्गा जी कह रहे हैं कि सिर्फ ईवीएम की जांच होनी है और गंगवानी जी कह रहे हैं कि उन केंद्रों पर पुनर्मतगणना होनी है, मतलब फिर से मत गिने जाने हैं। जी संजय जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस पे कहूँ जी कि मेरी कल भी उनसे चर्चा हुई थी। संजय जी, मेरी आवाज इको हो रही है? हाँ, उचित जी की आवाज इको हो रही है, जरा ठीक कीजिए। तो उचित जी कल भी मेरी उनसे चर्चा हुई। ये मैं कहूंगा कि बग्गा जी को मैं कहूंगा कि बग्गा जी थोड़ा सा इस पे मैं कहूंगा कि और आपको अपडेट होने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है छोटे भाई स्वरूप। ये जो कल उनसे चर्चा हुई, उन्होंने खुद कहा कि ये अभी पुनर्गणना की बात है, अभी उसके बाद पुनर्गणना से अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो ईवीएम की चेकिंग पे जाएंगे। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने खुद कहा है और मेरी काफी देर उनसे चर्चा किसने कहा उचित जी? ये वीरेश ठाकुर जी ने कहा, जो वहाँ के लोकसभा का जो वीरेश जी ने चुनाव लड़ा थे, जिन्होंने वीरेश ठाकुर जी ने जो कल जो बीच में आवेदन दिया, उन्होंने यही बताया कि मैंने 47,000 रुपए के हिसाब से मैंने 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के पैसे भरे हुए, लगभग 2 लाख रुपए मैंने भरे। और क्या है कि हम इसको समझे, ये फर्क जो है ना, आपको याद कीजिए कि हम यूनिवर्सिटी में रीवैल और रिकाउंटिंग, ये मसला वैसा आप इसको समझ ले कि रीवैल्यूएशन करना, रिकाउंटिंग एंड पुनर, हाँ जी बिल्कुल ये बिल्कुल थोड़ा सा आप इसको वैसा समझिए कि रीवेल में जो होता है कि फिर से एक शिक्षक आपकी पूरी के पूरे पेपर को इवैल्यूएट करेगा, तो वो एक अलग मसला हो गया है। रिकाउंटिंग मतलब कि जैसे उसने उसी शिक्षक ने ये जिसमें आपके पेपर चेक किए, वो 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर कुल मिला के आपने 100 में आपने 48 नंबर पाए हैं, वो ये बता देगा कि हमने रिकाउंटिंग की है। तो रिकाउंटिंग और रिवैल्यूएशन में जो फर्क है, वैसे ही फर्क हम तुमको थोड़ा सा मानना पड़ेगा। लेकिन इस सिचुएशन में जो प्रवक्ता कांग्रेस के
अजय जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात से संबंध रखता हूं और उनकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि वो सच के बहुत करीब है। और सच जो है वो आप और हम सबसे ज्यादा वीरेश ठाकुर जी ही बता पाएंगे कि एक्चुअली उन्होंने आवेदन किस चीज के लिए दिया है। तो आवेदन ही उन्होंने पुनर्गणना का दिया है, और पुनर्गणना जो है जिसको हम रिकाउंटिंग बोलते हैं, और जो इसको पेपर के माध्यम से हमारे यूनिवर्सिटी के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास भी किया, तो वो रिकाउंटिंग के बाद का स्टेप जो है वो ईवीएम चेकिंग पे जाएगा, जिसमें ईवीएम चेकिंग की औपचारिक उसकी जो है वो टेक्निकली कोई खराब तो नहीं है, छेड़छाड़ तो नहीं है, तमाम वो चीजें की जाएंगी। लेकिन वो सेकंड स्टेप रहेगा संजय जी, वो सेकंड स्टेप रहेगा। नहीं, बीरेश जी की बात पर मैंने किया, बीरेश जी की जो बाइट हमको मिली है, जो उन्होंने बात कही है, तो उसी आधार पर हमने ये बात कही जी। बाकी मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज्यादा तो वही जानेंगे या फिर आप विद्वान जन जानेंगे, थोड़ा मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं संजय जी आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही और वजह कह रहे हैं कि वो पुनर्गणना ही है, और उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो ईवीएम का आएगा। ईवीएम के बाद भी ईवीएम में कुछ त्रुटि पाई जाती है तो फिर जो है वो वीवीपैट पे जाता है मामला। ठीक है, बग्गा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उचित जी, बग्गा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आपके पास आऊंगा अगवानी जी, क्योंकि आपकी बात कह दी उचित जी, आपके पास आऊंगा मैं। गंभीर विषय हो रहा है, मैं भी समझना चाह रहा हूँ, उचित जी कह रहे हैं उस विषय को। मैंने असल में आज के अखबार के मुख्य प्रश्न में एक विषय आया हुआ है कि 3 विधानसभा के 4 बूथ में ईवीएम की केवल मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच की जाएगी, रिकाउंटिंग या रीटोटलिंग नहीं होगी। हालांकि इसमें ईवीएम के वोटों और दस्तावेजों में दर्ज वोटों की जांच हो चुकी है। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, ये जो कंफ्यूजन है बग्गा जी का, मैं दूर कर देता हूँ। ठीक है गगमानी जी। जी देखिए, मैं बहुत सोच समझ के इस बात को कह रहा हूँ। जो उचित शर्मा जी कह रहे हैं वो 100% सही है। बग्गा जी के थोड़े वर्ड्स के कंफ्यूजन में क्लियर कर दूं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ईवीएम की मेमोरी, मतलब उसमें कितने पार्टी के कितने वोट पड़े, कुल वोट कितने थे, उसको मेमोरी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 45 दिन तक आपको प्रत्येक ईवीएम की मेमोरी को सेव रखना है। मेमोरी का मतलब यह है कि उसमें किस पार्टी को कितने वोट पड़े। और अभी जो जांच की बात बग्गा जी कह रहे हैं वही है, वो समझ नहीं पा रहे शायद, कि ईवीएम की मेमोरी और ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर, इन दोनों की जांच की जाएगी। जब मेमोरी की जांच की जाएगी संजय भैया, तो ऑटोमेटिक जितने वोट पड़े हैं उसकी रिकाउंटिंग हो जाएगी। उसके अलावा अगर काउंटिंग में समर्थन के बाद अगर माइक्रो कंट्रोलर में भी कोई उनको महसूस होता है कि कोई कठिनाई है, कोई तकलीफ है, तो उसकी भी जांच की जाएगी। तो कहीं ना कहीं वीरेश ठाकुर जी ने जो आवेदन दर्ज किया उसी का किया है कि जो 4 मशीनों का ईवीएम के नंबर में परिवर्तन है, पहली बात। दूसरी, जो मेमोरी की जांच की जाएगी तो जो वास्तविक परिणाम आए हैं वो मेमोरी के अनुसार है कि उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। दूसरी बात। तीसरी बात है कि मेरे बग्गा जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आज भी हमको विश्वास जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट पे है। आज सुप्रीम कोर्ट के 1 जून के निर्णय के बाद चुनाव के में हम लोग आज भी उसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। सबसे पहले मेरे प्रमुख प्रश्न का जवाब दे दे बग्गा जी। आज पहले जो चुनाव के कमिश्नर का चुनाव होता था उसमें 3 लोग होते थे, प्रधानमंत्री जी, विपक्ष का नेता और तीसरा चीफ जस्टिस। आज आखिर चीफ जस्टिस को हटा के उसकी जगह अमित शाह जी को क्यों शामिल किया गया? ताकि आके अपने पसंद के व्यक्ति को आप चुनाव का कमिश्नर बनाना चाहते हैं। पहली बात, आरएसएस के प्रमुख का बयान, 10 सेकंड आखिरी जरूरी बात कह रहा हूँ। आरएसएस के प्रमुख का नागपुर का बयान सुनिए संजय जी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भैया जो नैतिकता का पालन किया जाना चाहिए था, मछली, मटन, मुसलमान, मुजरा, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले पाकिस्तान घुसपैठिए, जिस प्रकार से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जो धर्म विशेष के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, बांटने और काटने की राजनीति की गई, सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया गया, तो चुनाव में इतना नैतिक साहस नहीं था कि प्रधानमंत्री को डायरेक्ट जो है उनको नोटिस भेजे। वो जेपी नड्डा से पूछते हैं कि भैया प्रधानमंत्री जी को बोलिए, तो क्या चुनाव जितना कमजोर है? समय की बाध्यता है गंगवानी जी। आप कह लीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बग्गा जी, आप सीधे जवाब दे लीजिए सर, फिर मैं उचित जी के पास जाऊंगा। भागवत जी के विषय को बहुत अच्छे से गंभीरता समझने की आवश्यकता है। भागवत जी ने कहा था कि चुनाव में मतलब असत्य कथन हुए हैं। उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विषय को नहीं कहा साहब,
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की तरफ से और विपक्षी गठबंधन की तरफ से जिस प्रकार संविधान को खत्म करने की बात हुई, जिस प्रकार आरक्षण को खत्म करने का भय पैदा किया गया, जिस प्रकार लोगों को बरगलाने के लिए वो खटाखट वाले 1 लाख की योजना लाई गई है, सारा झूठ का वातावरण जो आपने बनाया था, भागवत जी ने उस पर भी टिप्पणी की है। इस बात को गंगवानी जी आपको समझना चाहिए। लेकिन आज की बहस इस प्रकार की तूतों में कि नहीं, ऐसा मैं मानता था। मुझे लगता था कि आज की बहस बड़े गंभीर विषय पे है गंगवानी जी, आप गंभीर में लगता है। आपको शांति के साथ विषय से भटकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मैं विषय को समझने की कोशिश कर रहा था। दोस्त, मैंने आपकी बात भी सुनी है जो आप ईवीएम के बारे में कह रहे थे, लेकिन मैं इस विषय को उसी ढंग से गंभीरता से कहने की बात कर रहा था। मुझे उस समय भी निर्वाचन आयोग पे हमेशा यकीन रहा है भारतीय जनता पार्टी को। जब उस वक्त चुनाव आयुक्त को आपने उठा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लिया था साहब, हम उस वक्त भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग की इज्जत करते थे और मानते थे कि वो सही निष्पक्ष रूप से काम करती है। और सेशन के समय भी मुझे याद है, राजनीति का नया उस समय मैं विद्यार्थी हुआ करता था, शुरुआत थी मेरी। मैं सेशन साहब को भी याद करता हूँ कैसे राजीव गांधी के मर्डर के बाद उन्होंने ठीक है सर, थोड़ी समय की बात है। उचित जी एक बार फाइनली, क्योंकि जो दोनों बातें हो रही थी, अब दोनों बातें सुन रहे हैं, आपने अपनी बात कही और आपने समझाने की कोशिश की। फाइनली मतलब ये क्या है, जैसा कि बाद में कुछ कोट कर रहे थे, बग्गा जी भी कह रहे थे कि ऐसा ऐसा होना है, गंगवानी जी जैसा कह रहे थे। गंगवानी जी का कहना था कि मेमोरी का मतलब भाई यही होता है उसमें, और उसके अलावा कौन सी मेमोरी है, ये कह रहे हैं गंगवानी जी। बिल्कुल जी ठीक कह रहे हैं। आपकी जो मेमोरी है उसकी गणना की जाएगी, गणना उसके बाद चेक किया जाएगा कि ईवीएम ठीक है कि नहीं, उसकी भी होगी। उसके बाद वीवीपैट चेक किया जाएगा, ये मसला है। और उसके बाद भी अगर आप नहीं मानते हो और वीवीपैट में कुछ खराबी आती है तो हाईकोर्ट में जाने का आपके पास रास्ता खुला होता है। तो ये एक चुनावी पूरी प्रक्रिया, परिणाम के बाद क्या क्या चीजें हो सकती है उस पे क्लियर कट दिया हुआ है, गाइडलाइन में ऐसी चीजें दी हुई है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर ट्रांसपेरेंसी के लिए ये सब किए जाना है तो इसका देश में स्वागत होना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। ये 100 करोड़ वोटर जो हैं उनके विश्वास का मसला है, उनके विश्वास का मुद्दा है, ये पार्टीगत नहीं है। अगर यही तो आज ये वो समय है कि जिसपे ईवीएम पे विश्वास जीता जा सके, ट्रांसपेरेंसी जीत कर सके, सुप्रीम कोर्ट जीत सके। एक आम आदमी जो जिसको थोड़ी सी तकलीफ है, जिस उम्मीदवार को, वो कोर्ट जाके ऐसे फैसले ला सकता है, इससे ये रास्ता और ट्रांसपेरेंसी क्लियर है। तो कुल मिला के ये हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का बहुत जीता जागता उदाहरण है। इसका सम्मान दोनों ही पार्टी के द्वारा होना चाहिए। 30 सेकंड में बताइएगा उचित जी कि ये बार बार जो ईवीएम पे बात हो रही है, आप उससे कितना सहमति रखते हैं, कितनी सहमति रखते हैं? देखिए, इसमें सहमति असहमति एक लाइन में आप हर इस चीज को 30 सेकंड में नहीं इसकी व्याख्या की जा सकती। हकीकत ये है कि इस संकेत दे दीजिए सर, मैं समझ जाऊंगा, बाकी बाद में समझ लूंगा। देखिए, ये अगर कोई भी चीज जिसपे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, वो कितनी बड़ी भी चीज क्यों ना हो, उसको सिस्टम से हटा देना चाहिए। ये और इसका थोड़ा उल्टा ले लीजिए उचित जी, अगर लोगों को विश्वास हो रहा है, मतलब विश्वास हो रहा है नहीं हो रहा है, ये दो प्रकार के लोग हो गए। तब तो देखना पड़ेगा कि बहुमत में कौन है। लोकतंत्र में बहुमत ही सब कुछ है। अब इस असहमति की आवाज को भी आपको सुनना पड़ेगा, उसको आप दबा नहीं सकते। अगर जितने भी राजनीतिक दल है और एक पूरा राजनीतिक दल आपके खिलाफ है, तो आप इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप एक सामंजस्य बैठा लिए, आप सबकी राय लीजिए। ये मसला राजनीतिक है, ये मसला देश के भविष्य का है, ये मसला ट्रांसपेरेंसी का है। अगर उसमें शक व शुबा होगा तो ठीक है। समय की बात है उचित जी। बग्गा जी कह रहे हैं, लास्ट कमेंट ले लूं बस, बग्गा जी। संजय भी 30 सेकंड मुझे भी दे दीजिए। बिल्कुल बग्गा जी, जोड़ना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार ईवीएम के पहले बैलेट पेपर से जब चुनाव हुआ करते थे, कैसे बूथ को लूट लिया जाता था, किस प्रकार से वोटों को दूसरे ढंग से डाल दिया जाता था, उसकी एक प्रक्रिया हमने अडॉप्ट की ईवीएम के माध्यम से। वो ज्यादा भयावह था बग्गा जी, वो ज्यादा भयावह था। होगा ब्लूटूथ नहीं होगा, कोई भी डिवाइस हैक नहीं किया जा सकता है जब तक कांग्रेस हारती रहेगी, इस बात को उठाती रहेगी। लेकिन मैं हारने के बाद भी इस बात को बोलूंगा कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। गंगवानी जी सर फाइनल। देखिए महत्वपूर्ण संजय जी, हमने चंडीगढ़ में देखा किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया गया, हमने सूरत में देखा, हमने इंदौर में देखा, हमने मुंबई उत्तर पश्चिम में देखा। आज एलन मस्क जैसा टेक्निकल आदमी जो ट्विटर पे स्पष्ट रूप से कह रहा है कि उसको प्रभावित किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण मैंने उदाहरण दिए कि जो बड़े बड़े विकसित देश है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, फ्रांस है, वो आज भी क्यों उससे करते हैं? क्योंकि ये मानते हैं ऐसी कोई भी मशीन जिसको वायरलेस सिस्टम से प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो सर ये क्या कहें, अनंत, ये अनंत विषय है जैसा उचित जी कह रहे थे।
ये अनंत विषय है, इस पर लंबी चर्चा, हालांकि इस पर पहले भी चर्चा होती आ रही है। ऐसा नहीं कि विषय पहली बार उठा है, सालों से इस पर विवाद चल रहे हैं। कई बार लोग ईवीएम की जांच करने भी पहुंचे, कई लोगों ने चुनौतियां भी दी, बहुत से ऐसे ट्रायल्स भी हुए उसको लेकर, लोगों ने अलग अलग तरीके से उसकी जांच। ठीक है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि देश में राजनीति चलती रहेगी। तो ये एक अलग तरह का विषय भी जो है, और हमेशा हम देखेंगे कि हारने वाला जीतने वालों पर और जीतने वाला हारने वालों पर इस तरीके की बातें करता ही रहेगा। इस तरीके की बातें कहना मतलब एक पक्ष हमेशा मुखर होता रहेगा तब तक जब तक कि उसके मन का नहीं हो जाता। तो ये तमाम विषय थे, आप सभी मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए। बग्गा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अजय गंगवानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उचित जी आप हमारे साथ जुड़े, कुछ समझाया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसी चर्चा हो रही थी, इस चर्चा में हमने बहुत से ऐसे मुद्दों पर भी बात की और ऐसे विषय को भी समझने की बात की जिसे लेकर कहीं ना कहीं एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन मैंने जैसा कहा, ऊहापोह की स्थिति का शमन होना चाहिए, और हमने भी इससे समझने की कोशिश की कि आखिर जो प्रवक्तागण हैं या फिर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो कह क्या रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, करेंगे बातचीत। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।